जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। पिछली वीडियो में हमने अपना पहला प्रोग्राम बनाना सीखा। सी लैंग्वेज में प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है हमने वो देखा। इसी तरह स्क्रीन पर प्रिंट किस तरह से करवाते हैं हमने वो भी सीखा। ठीक है, अपनी वीडियो के लास्ट में मैंने बताया कि नेक्स्ट लेक्चर में हम एक कैलकुलेटर बनाना सीखेंगे, एक बेसिक कैलकुलेटर। ठीक है, लेकिन मैं चाह रहा था कि कैलकुलेटर पे जाने से पहले हम वेरिएबल्स को थोड़ा सा देख लें, उन पर थोड़ी प्रैक्टिस कर लें, फिर कैलकुलेटर की तरफ जाएँ। ठीक है, तो वेरिएबल्स के मुतालिक मेरी वीडियोस मौजूद हैं, मुझे उम्मीद है आपने वो देखी होंगी। अगर नहीं देखी तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ठीक है, पहली वीडियो वेरिएबल के नाम से है, दूसरी वीडियो डाटा टाइप। वैसे तो वो वेरिएबल के मुतालिक वीडियो नहीं है, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन है कि आप उसको भी देखें। ठीक है, पहली वीडियो सबसे पहले आपने कौन सी देखनी है, वेरिएबल्स के नाम वाली, दूसरी डाटा टाइप, तीसरी वेरिएबल डेक्लेरेशन, डेफिनेशन और इनिशियलाइजेशन वाली। ठीक है, ये 3 वीडियोस देखिए, फिर इस वीडियो पे आइए। ठीक है, तो इसको ओपन करते हैं, न्यू फाइल ओपन करते हैं। ठीक है, उस फाइल को सेव करते हैं। फॉर एग्जांपल उसका नाम ही वेरिएबल्स रख लेते हैं, क्योंकि हमने वेरिएबल्स पर ही काम करना है। ठीक है, तो ये हमारी फाइल जो है वो सेव हो चुकी है। पहला स्टेप क्या है, हमारा हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं, stdio.h वाली हेडर फाइल। ठीक है, इस तरह मेन फंक्शन बनाते हैं। तो ये 2 स्टेप हमारे हो गए। अच्छा स्टूडेंट्स, एक अच्छे प्रोग्रामर की अप्रोच क्या होती है कि वो अपने प्रोग्राम को एक वेल डिफाइंड फॉर्म में लिखता है। ठीक है, यानी कि प्रोग्राम को देखकर समझ लग रही होती है कि ये कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, उनमें से एक चीज़ है कमेंट्स। ठीक है, कमेंट्स से क्या मुराद है कि हम जो भी काम करते हैं उसका साथ में बताते हैं कि यहाँ पर हमने ये काम किया है। ठीक है, क्योंकि जब अभी तो हम छोटे छोटे प्रोग्राम करते हैं, लेकिन इंशाल्लाह जब हम आहिस्ता आहिस्ता बड़े प्रोजेक्ट्स की तरफ जाते हैं तो वो प्रोग्राम बहुत लंबे होते हैं। तो वहाँ पर एक हमें तो पता है कि हमने प्रोग्राम क्या लिखा है, हमने कहाँ पे क्या लॉजिक इस्तेमाल किया, लेकिन जब हम किसी दूसरे बंदे को दिखाते हैं तो उसको नहीं इतना आइडिया होता कि कहाँ पे क्या लॉजिक यूज़ हो रही है। ठीक है, तो इसलिए फिर हम कमेंट्स करते हैं, ताकि अगर कोई दूसरा बंदा देख भी ले हमारे प्रोग्राम को तो उसको कम से कम समझ तो आए ना कि यहाँ पर हो क्या रहा है। ठीक है, तो इसको करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया था ना अपनी वीडियो में कि जहाँ पर ये क्लोजिंग ब्रैकेट है उसका मतलब होता है कि यहाँ पर मेन फंक्शन आपका एंड हो रहा है। तो कमेंट किस तरह से करते हैं, पहले ये 2 स्लैशेस डाल लें और फिर आगे आपने जो भी कमेंट करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरा मेन फंक्शन एंड हो रहा है तो मैं लिख दूंगा एंड मेन फंक्शन। ठीक है, इस तरह अगर मैं यहाँ पर ऊपर लिखना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ कि इंक्लूडिंग ए हेडर फाइल। ठीक है, इस तरह यहाँ पर डिफाइनिंग ए मेन फंक्शन। ओके, तो ये पढ़ के समझ आ रही है कि किस स्टेप में क्या काम हो रहा है। ठीक है, ये एक अच्छे प्रोग्रामर की अप्रोच होती है। तो अब अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारा टॉपिक क्या था, वेरिएबल्स हम बनाने जा रहे थे। तो मैं एक इंट टाइप का वेरिएबल बनाता हूँ जिसका नेम मैं क्या रख देता हूँ, नंबर। ठीक है, तो ये इसको भी कमेंट कर देते हैं। ये हमने क्या किया, वेरिएबल डेक्लेरेशन की। ठीक है, अब इस वेरिएबल में कोई वैल्यू दे देते हैं, फॉर एग्जांपल 10। यहाँ पर हम कह देते हैं कि हमने असाइंड ए वैल्यू टू आवर वेरिएबल। ठीक है, तो इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर ही वैल्यू दे दें और ये नीचे से रिमूव कर दें तो ये वेरिएबल इनिशियलाइजेशन हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जिस तरह से आपको ईजी लगता है, जिस तरह से आप अप्रोच करना चाहते हैं आप कर लें, दोनों तरह से हो जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा। अच्छा, हमने पिछले लेक्चर में देखा कि जब भी हमने स्क्रीन पर कोई चीज़ प्रिंट करवानी होती है तो हम प्रिंट एफ का फंक्शन यूज़ करते हैं। प्रिंट एफ लिखते हैं, राउंड ब्रैकेट्स, इन्वर्टेड कॉमास, और फिर इसके अंदर जो भी हमने प्रिंट करवाना, फॉर एग्जांपल मैं हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो मैंने ये लिख दिया। ठीक है, कंपाइल, रन, और ये प्रिंट हो गया। ठीक है, अच्छा अब मैं चाहता हूँ कि इस वाले वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू मौजूद है उसको प्रिंट करवाऊँ। ठीक है, तो इस वाले वेरिएबल में क्या वैल्यू मौजूद है, 30 है। तो अब क्या मैं डायरेक्ट 30 लिख दूंगा। ठीक है, प्रिंट तो वो हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं वैल्यू चेंज करके 10 लिख देता हूँ तो क्या 10 प्रिंट होगा, नहीं 30 प्रिंट होगा, क्योंकि हमने नीचे 30 लिखा हुआ है। लेकिन हम चाहते हैं कि यार वेरिएबल के अंदर जो प्रेजेंट टाइम पे वैल्यू है, अगर कोई वैल्यू चेंज भी हुई है तो वो चेंज हुई वैल्यू यानी कि जो प्रेजेंट टाइम पे वैल्यू वो प्रिंट हो। ठीक है, क्योंकि वेरिएबल का मतलब ये है कि इसमें वैल्यू चेंज हो जाती है। लफ्ज़ ही पता चला ना, वेरिएबल यानी कि वैल्यू वेरी कर जाती है। ठीक है, तो हम ऐसा क्या करेंगे जो प्रेजेंट टाइम पे वैल्यू वो प्रिंट हो। तो हमारे वेरिएबल का नाम क्या है, नंबर। अब हम क्या यहाँ पर नंबर लिख देंगे,
तो इसको करके देखते हैं, क्या ये 10 प्रिंट होगा? नहीं, नंबर प्रिंट हुआ है। क्यों? क्योंकि इन्वर्टेड कोमास के अंदर आप जो भी लिखेंगे वो एज इट इज़ ही प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, हमारे कंपाइलर को नहीं पता कि हम असल में उसको वेरिएबल का बता रहे हैं। ठीक है, अब हम ऐसा क्या करें कि हमारे कंपाइलर को पता चल जाए कि अच्छा यार वो मुझे ये कह रहा है कि इस वेरिएबल के अंदर जो डाटा मौजूद है उसको प्रिंट करवाओ। तो उसको हम देखते हैं। ठीक है, इसको फॉर्मेट स्पेसिफायर कहते हैं। ठीक है, और हमारे वेरिएबल का नाम क्या है? नंबर। तो प्रिंट करवाते हैं। तो ये देखिए 10 प्रिंट हो गया। ठीक है, अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर 50 लिख देता हूँ। ठीक है, इसको कंपाइल किया, रन किया, तो ये देखिए 50, जो भी मैं यहाँ पर वैल्यू लिखूँगा वो एज इट इज़ ही प्रिंट हो जाएगी। अब इस स्टोरी को समझते हैं। देखें, जैसे मैंने बताया कि इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर आप जो लिखें वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाता है। अब यहाँ पर हमने असल में अपने कंपाइलर को बताया कि तुमने किस टाइप का डाटा प्रिंट करना है। ठीक है, क्योंकि हमने डाटा प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो हमने असल में उसको टाइप बताई है कि किस टाइप का डाटा प्रिंट होगा। तो ये %d को फॉर्मेट स्पेसिफायर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? फॉर्मेट स्पेसिफायर। यानी कि ये स्पेसिफाई करता है कि किस टाइप का या किस फॉर्मेट का डाटा प्रिंट होगा। ठीक है, जब हमने इंट टाइप का डाटा प्रिंट करवाना हो तो हम %d लिखते हैं, क्योंकि ये हमारा इंट टाइप का वेरिएबल है ना, और वेरिएबल के अंदर वैल्यू भी इंट टाइप की है। तो हमने इंट टाइप का डाटा प्रिंट करवाना है, इसलिए फिर हमने %d लिखा है। ठीक है, और फिर वो डाटा पड़ा कहाँ पर है? हमने उस वेरिएबल को लिख दिया कि इस वेरिएबल में डाटा पड़ा है। तो अब इसको ना पढ़ के देखते हैं। प्रोग्रामिंग को ना लैंग्वेज की तरह ही आप समझा करें, पढ़ा करें, क्योंकि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक बाकायदा लैंग्वेज है। जिस तरह उर्दू लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, पंजाबी है, हिंदी है। ठीक है, तो ये भी एक लैंग्वेज है, तो इसको लैंग्वेज की तरह ही पढ़ते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है? हम अपने कंपाइलर को क्या कह रहे हैं? हम अपने कंपाइलर को कह रहे हैं कि यार प्रिंट करवाओ। किसको प्रिंट करवाओ? एक इंट टाइप के डाटे को प्रिंट करवाओ। और वो डाटा पड़ा कहाँ पर है? इस वाले वेरिएबल में पड़ा है। तो हमारा कंपाइलर यहाँ से जंप लगा के इस वाले वेरिएबल के एड्रेस पे जाएगा। ठीक है, और फिर जो भी डाटा पड़ा होगा उसको यहाँ पर ला कर प्रिंट करवा देगा। ठीक है, अच्छा ये इंट टाइप का डाटा हमने प्रिंट करवाया, हम डाटा टाइप बदल लेते हैं। यहाँ पर हम शार डाटा टाइप को प्रिंट करवा देते हैं। ठीक है, जब भी शार डाटा टाइप के अंदर हमने कोई वैल्यू सेव करनी होती है, शार डाटा टाइप वाले वेरिएबल के अंदर हमने जब भी कोई वैल्यू सेव करनी होती है तो उनको हम इन सिंगल कॉमास में सेव करते हैं। और जैसे मैंने अपने डाटा टाइप वाले लेक्चर में बताया था कि जो शार डाटा टाइप होती है ये सिर्फ सिंगल करैक्टर को, सिंगल लेटर को सपोर्ट करता है। तो इस वजह से हम सिर्फ एक सिंगल लेटर लिख देते हैं। ठीक है, अब इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर C होगा। इसको कंपाइल करते हैं, रन करते हैं, तो ये देखिए 1 प्रिंट हो गया। ठीक है, इसको भी कमेंटाइज कर देते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं कि प्रिंटिंग ओवर आउटपुट, आउटपुट रिजल्ट को कहते हैं, या प्रिंटिंग ओवर वेरिएबल। ठीक है, जिस तरह से आप लिखना चाहते हैं। ठीक है, अब इसकी डाटा टाइप डबल रख के देख लेते हैं। ठीक है, डबल डाटा टाइप मैंने बताया था कि ये पॉइंट वाली वैल्यूज़ को सपोर्ट करता है। ठीक है, 20.1 लिख देते हैं। और फॉर्मेट स्पेसिफायर स्मॉल l और स्मॉल f। इसको कंपाइल किया और रन करके देखा। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ समझते हैं। हमने वैल्यू अपने वेरिएबल में क्या दी थी? 20.1, लेकिन ये आगे ये 000 चीज़ें भी आ रही हैं। आपने अगर मेरा ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो वाला लेक्चर सुना हो तो वहाँ पर मैंने ये चीज़ बताई थी कि हर डाटा टाइप की कोई रेंज होती है। ठीक है, हर डाटा टाइप का जो वेरिएबल होता है ना वो अपनी एक रेंज के मुताबिक डाटा सेव करता है। ठीक है, इस तरह जो डबल डाटा टाइप होती है ना ये पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर करती है, लेकिन किस रेंज तक स्टोर करती है? तो ये असल में वो रेंज है, यानी कि पॉइंट वाली वैल्यू तो स्टोर करती है, लेकिन पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज ये अपने अंदर स्टोर कर सकती है? 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स तक सपोर्ट कर सकती है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर 1 भी हटा देते हैं, खाली 20 लिखते हैं, तो ये देखिएगा 20.00000 6 zeros तक सपोर्ट कर सकता है पॉइंट के बाद। इस तरह 4 5 6 तक लिख सकते हैं। ठीक है, 6 तक हमने लिखा, कंपाइल किया, रन किया, तो ये देखिए 6 तक आ गया। अब अगर हम इससे आगे लिख दें तो देखिए क्या होता है, वो 6 तक गिरा है। ये असल में राउंड ऑफ हुआ, 5 के बाद 6 था तो वो राउंड ऑफ होकर 7 हो गया। यानी कि इसकी रेंज क्या है कि ये पॉइंट के बाद 6 डिजिट्स तक सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी हमने यहाँ देख ली। जी स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा टॉपिक था। हमने कुछ चीज़ें सीखी। पहले हमने चीज़ क्या सीखी? कमेंट्स के बारे में हमने सीखा कि जब भी हमने अपने कोड को एक वेल डिफाइंड फॉर्म में लिखना हो तो हम कमेंट्स कर देते हैं। ठीक है, ताकि अगर कोई दूसरा बंदा हमारे कोड को पढ़ भी ले तो उसको समझ आ रही होगी यहाँ पर असल में हो क्या रहा है। ठीक है, इसी तरह हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर के बारे में पढ़ा।
ठीक है, यानी कि अगर हमने किसी वेरिएबल के अंदर जो डाटा मौजूद है उसको स्क्रीन पर प्रिंट करवाना हो तो किस तरह से करवाते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आज का हमारा टॉपिक था। इंशाल्लाह हम अपकमिंग लेक्चर में अब एक बेसिक सा कैलकुलेटर बनाना सीखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।